हाँ दोस्तों, अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के 3 काल देखे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें जो चौथा टेंस है वो हम सबसे अंत में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सेंटेंस हार्ड है। अब हम भूतकाल के यानी पास्ट टेंस के 3 टेंस देखेंगे। इसमें से सबसे पहला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोलते वक्त और बाकी के ग्रामर के जो टॉपिक्स है तो उनके लिए सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला जो टेंस है 4 में से वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। तो अब ये देखते हैं कि ये टेंस का इस्तेमाल कब करना है। बहुत ही आसान है। भूतकाल में हुई क्रियाओं को दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी क्रिया भूतकाल में होती है तो उसका उल्लेख, उसका जिक्र हम करते हैं, तो उस वक्त इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंत में बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे गाया, खाया, आया, गया, लिखा, देखा, तो इस तरह के शब्द अगर अंत में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको करने हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, गया, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उसके साथ गया, हमने ये किया वो किया, तो इस तरह के सेंटेंस जब आपको लिखने हो या बोलने हो तो उस वक्त सामान्य भूतकाल को याद करना। अब आप कहेंगे कि हमें ये तो पता चला कि ये टेंस कब इस्तेमाल करना है, अब कैसे इस्तेमाल करना है उसका एक छोटा सा रूल है, लेकिन ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रूल है कि पहले हमारे सेंटेंस में जो भी कर्ता है यानी जो भी सब्जेक्ट है वो हमें पहले लिखना है। यानी कर्ता लिखा हमने, कर्ता के बाद जो भी वाक्य का क्रियापद यानी वर्ब है उसका भूतकाल यानी दूसरा रूप हमें लिखना है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार बताया कि हर एक क्रियापद के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस करते वक्त हमें सब्जेक्ट के बाद क्रियापद का दूसरा फॉर्म यानी पास्ट टेंस का फॉर्म लिखना है। अब इस सेंटेंस की बात करें तो राम ने एक खत लिखा, 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 गया, आया, तो इस तरह से लिखा, तो लिखा से हमें पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब इस रूल का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। जो सब्जेक्ट है यानी जो कर्ता है वो हमने पहले लिखा राम। इसके बाद हमें इस रूल में कहा गया है कि जो भी क्रियापद है उसका दूसरा फॉर्म लिखिए। तो हमारा क्रियापद है लिखना, लिखना यानी राइट। राइट के 3 फॉर्म तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए, राइट, रोट, रिटर्न। हमें दूसरा यानी पास्ट टेंस का फॉर्म सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद लिखना है, यानी राम रोट, और बचा एक खत यानी अ लेटर। तो ये सेंटेंस बन गया, राम रोट अ लेटर। सब्जेक्ट के बाद पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा अलग है। निगेटिव का क्या रूल है? पहले तो कर्ता लीजिए, कर्ता के बाद डीड का प्रयोग कीजिए। अब इस टेंस में एक बात बहुत ही अच्छी है। अब जैसे थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा हम पीछे जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पे हमें देखना पड़ता था कि तृतीय पुरुष एक वचन है तो यू, तो डू या डस में से कौन सा लिखे। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा हैव, हैज, पीपी, तो वहां पे हमें देखना पड़ता था कि कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, तो उसके हिसाब से हमें हैव या हैज का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन इस काल में, ये सबसे महत्वपूर्ण काल में, एक बात आपके लिए बहुत ही आसान है कि चाहे कर्ता फर्स्ट पर्सन हो, आई हो, सेकंड पर्सन यू हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट हो, या वी हो, दे हो, सब में डीड का ही प्रयोग करना है। चाहे कर्ता कैसा ही हो, हमें डीड का ही प्रयोग करना है। लेकिन एक बात ये अच्छी हुई तो आगे दूसरी बात में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। सावधानी ये है कि इसका पहले हम रूल देखते हैं।
पहले तो कर्ता लेना है, इसके बाद डीड लेना है, इसके बाद नॉट लेना है, और अब क्रियापद का दूसरा फॉर्म नहीं, ऊपर हमने क्रियापद का भूतकाल का यानी दूसरा रूप लिखा, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें पहला रूप यानी प्रेजेंट टेंस का रूप लिखना है। तो पॉजिटिव में यानी सकारार्थी वाक्य करते वक्त कर्ता के बाद क्रियापद का दूसरा रूप, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहला रूप, यह आपको याद रखना है। तो पहले कर्ता, फिर डिड, फिर नॉट, और फिर क्रियापद का पहला रूप। अब यही सेंटेंस का हम निगेटिव करेंगे, पहले कर्ता लेंगे, कर्ता हमारा है राम, तो हमने राम लिखा, फिर डिड तो डिड लिखा, फिर नॉट लिखा, ऊपर हमने रोट लिखा है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहां पे हमने राइट लिखा है यानी पहला रूप लिखा है, इसलिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहला रूप लिखना है, यह आपको भूलना नहीं है। अगर आपने ये सेंटेंस ऐसा किया, राम डिड नॉट रोट, तो ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। तो ये आपको याद रखना है। बहुत से जो बच्चे हैं, और मेरे तो करियर में मैंने ऐसे बड़े इंसान भी देखे हैं जो डिड नॉट के बाद रोट लिखते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, पहला रूप लिखना है। तो राम डिड नॉट राइट, और बचा हुआ एक खत यानी अ लेटर, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। फिर इंट्रोगेटिव में ये जो सेकंड फॉर्म है डिड, वो पहले आएगा, फिर कर्ता आएगा, नॉट अब हम लेते नहीं है, और बचा हुआ क्रियापद का पहला रूप, यानी नियम के हिसाब से डिड, फिर कर्ता राम, पहला रूप राइट, बचा अ लेटर, और अंत में प्रश्न चिन्ह लिखना भूलना नहीं है। तो डिड राम राइट ए लेटर मतलब राम ने एक खत लिखा, राम ने एक खत नहीं लिखा, राम ने एक खत लिखा, इस तरह से। अब अंत में जैसे मैंने आपको कहा कि लिखा, आया, गया, खाया, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं, तो इससे हमें टेंस का ज्ञान होता है। अब आगे के सेंटेंस में देखते हैं, माया ने एक गीत गाया, गाया तो जस्ट गाया, राम ने इंग्लिश पढ़ाया तो पढ़ाया, ये सब क्रिया भूतकाल में हो गई, और उसका उल्लेख करते वक्त हम इस काल का प्रयोग करेंगे। अब ये सेंटेंस, चूंकि हम वही सेंटेंस मैं जानबूझकर इसलिए रिपीट करता हूं कि जब पूरे टेंस हम सीखेंगे उसके बाद मैं आपको एक टेंस का अलग अलग टेंस में, एक वाक्य का अलग अलग टेंस में किस तरह से अनुवाद बदला है थोड़े थोड़े शब्दों को लेकर, ये मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस रिपीट किए हैं। लेकिन आज एक सरप्राइज वाक्य, एक सरप्राइज सेंटेंस मैं आपको देने वाला हूं अंत में, इसके लिए आप तैयार रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो सेंटेंस है, इसका अर्थ मैं आपसे पूछूंगा, आप थोड़ा याद करके, आप मुझे बता तो नहीं सकते लेकिन बाद में बता देना। माया ने एक गीत गाया, गाया से पता चला सिंपल पास्ट टेंस है। अब हमें इस रूल का इस्तेमाल करना है। हमारा रूल क्या कहता है, पहले कर्ता लीजिए, कर्ता के बाद जो भी क्रियापद है उसका दूसरा फॉर्म लिखिए। तो कर्ता है माया, तो हम लिखेंगे माया, इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो सिंग है, लेकिन अब हमें कौन सा रूप लिखना है, सेकंड रूप, दूसरा रूप। इसका दूसरा रूप क्या है, सैंग। तो माया सैंग, और बचा हुआ एक गीत यानी अ सॉन्ग, माया सैंग अ सॉन्ग। सेंटेंस पूरा हुआ। अब करते हैं निगेटिव। निगेटिव में पहले कर्ता लेना है, कर्ता है माया, माया के बाद देखिए आप डीड लेना है। अब हमें देखना नहीं है कि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कुछ देखना नहीं है। कर्ता चाहे जो भी हो, हमें डीड का ही प्रयोग करना है, यानी माया डीड। बाद में हमें नॉट लिखना है, माया डीड नॉट। और अब हमें कौन सा रूप लिखना है,
पहला रूप, ध्यान से देखना, इसका पहला रूप है सिंग। अगर आपने यहाँ पे सैंग लिखा तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें पहला रूप लिखना है सिंग। तो माया डिड नॉट सिंग और बचा अ सॉन्ग। अब हम निगेटिव में पहले कर्ता लेना है माया, माया के बाद डिड लेना है, डिड के बाद नॉट लेना है, और अब क्रियापद का पहला रूप, दूसरा रूप नहीं जो हमने ऊपर लिखा है सैंग। अब निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में पहला रूप। इतना खाली आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस करते वक्त कर्ता के बाद दूसरा रूप और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहला रूप। तो माया डिड नॉट पहला रूप है सिंग, इसलिए हमने यहाँ पे सिंग लिखा, बचा एक गीत यानी अ सॉन्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहले डिड का प्रयोग करना है, यानी डिड, फिर हमें कर्ता लेना है माया। कल भी मैंने बताया माया ये विशेष नाउन है, यानी विशेष नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का बीच में भी जो पहला शब्द होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है। तो डिड माया, नॉट का प्रयोग हमें अब करना नहीं है, बचा क्या सिंग अ सॉन्ग, यानी डिड माया सिंग अ सॉन्ग, यानी माया ने एक गीत गाया। निगेटिव में माया ने एक गीत नहीं गाया, और इंट्रोगेटिव में माया ने एक गीत गाया। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। राम ने इंग्लिश पढ़ाया। जिस तरह से माया ने गीत गाया ऐसे राम ने इंग्लिश पढ़ाया, तो पढ़ाने की क्रिया भूतकाल में हो गई। तो इससे पढ़ाया से हमें पता चला सिंपल पास्ट टेंस है। अब रूल का इस्तेमाल करते हैं। पहले लेंगे हम कर्ता राम। अब कर्ता के बाद हमें क्रियापद का कौन सा रूप लेना है? दूसरा रूप। दूसरा रूप कौन सा है? टॉट, क्योंकि पढ़ाना मतलब टीच, टीच टॉट टॉट, ऐसे तीन फॉर्म है, हमें दूसरा फॉर्म लेना है। राम टॉट। तो राम ने क्या पढ़ाया? इंग्लिश, तो खाली इंग्लिश लिखना है। राम टॉट इंग्लिश। अब निगेटिव में पहले कर्ता लेना है राम, डिड, नॉट, और अब क्रियापद का पहला रूप यानी टीच। राम डिड नॉट टीच इंग्लिश। देखिए ऊपर कर्ता के बाद दूसरा रूप, नीचे डिड नॉट के बाद पहला रूप। अब इंट्रोगेटिव में भी पहला रूप ही आएगा। इंट्रोगेटिव में पहले हमें डिड का प्रयोग करना है। डिड, फिर कर्ता राम, नॉट हमें नहीं लेना है, और उसके बाद क्या बचा? क्रियापद का पहला रूप यानी डिड राम टीच, और बचा हुआ इंग्लिश। और अंत में हमें प्रश्न चिन्ह लिखना भूलना नहीं है। तो डिड राम टीच इंग्लिश यानी राम ने इंग्लिश पढ़ाया। निगेटिव में राम ने इंग्लिश नहीं पढ़ाया, और इंट्रोगेटिव में राम ने इंग्लिश पढ़ाया। इस तरह से। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस, राधा ने मुझे डांटा। डांटा, डांटने की क्रिया भूतकाल में हो गई। तो डांटने के लिए इंग्लिश में कौन सा क्रियापद है, उसके तीन फॉर्म कौन से हैं, ये अगर आपको पता है, टेंस का जो भी नियम है, जो भी रूल है, ये अगर आपको पता है, तो कोई भी सेंटेंस आप आराम से कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे, राधा ने मुझे डांटा, तो पहले हमें नियम के हिसाब से क्या लेना है? कर्ता लेना है। कर्ता क्या है? राधा।
अब राधा के बाद हमें क्रियापद का, यानी हम सेंटेंस पॉजिटिव कर रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, हाँ में सेंटेंस कर रहे हैं। कौन सा रूप लेना है? दूसरा रूप, स्कोल्डेड। तो राधा स्कोल्डेड। अब राधा ने डांटा, किसे डांटा? मुझे डांटा। तो मुझे के लिए मी, तो राधा स्कोल्डेड मी, हो गया सेंटेंस। निगेटिव में हमें क्या करना है? आपके रूल में देखिए, पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है, कर्ता लेना है, यानी राधा। इसके बाद हमें क्या लिखना है? डीड लिखना है, डीड। इसके बाद नॉट लिखना है, और अब डिड नॉट के बाद स्कोल्डेड लिखना है या स्कोल्ड लिखना है? तो पहला रूप लिखना है, स्कोल्ड। राधा डिड नॉट स्कोल्ड मी। अगर आपने यहां पे स्कोल्डेड लिखा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये बात ध्यान रखना। अब इंट्रोगेटिव में पहले जो सेकंड रूप जो है वर्ब का, वो पहले आएगा, डिड। फिर हमें कर्ता लेना है राधा, क्योंकि राधा प्रॉपर नाउन है, इसलिए बीच में भी उसका पहला वर्ड कैपिटल ही आएगा। डीड राधा, नॉट का हम प्रयोग अभी नहीं करते, बचा हुआ स्कोल्ड भी, यानी डीड राधा स्कोल्ड मी। राधा ने मुझे डांटा, यस में। राधा ने मुझे नहीं डांटा, निगेटिव में। डीड राधा स्कोल्ड मी, राधा ने मुझे डांटा, इंट्रोगेटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस। अशोक ने पेड़ पौधों को पानी दिया। जैसे राधा ने मुझे डांटा, अशोक ने पेड़ पौधों को पानी दिया, तो ये क्रिया भूतकाल में हो गई, तो उसे दर्शाने के लिए हम इस काल का प्रयोग करेंगे। अब पहले कर्ता, कर्ता क्या है? अशोक, अशोक। अब यहां पे हम केवल क्रियापद नहीं, एक फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। पेड़ पौधों को पानी देना, उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, टू वाटर द प्लांट्स। और नियम के हिसाब से और वाक्य के हिसाब से हम अब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वाटर के इसके पहले मैंने आपको बताया, आपकी नोटबुक में होगा, वाटर जो है यहाँ पे हम वर्ब के हिसाब से, क्रियापद के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वाटर के 3 फॉर्म जो है, वाटर, वाटर्ड और वाटर्ड, मतलब वाटर को ईडी लगाना है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में। तो अब हम क्या करेंगे? वाटर का दूसरा फॉर्म जो है वाटर्ड, उसका प्रयोग करके ये पूरी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, यानी अशोक वाटर्ड द प्लांट्स। हमने क्या किया? टू को कट किया और वाटर का पास्ट टेंस का फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाटर्ड है, वो लिखा, और बचा हुआ द प्लांट्स हमने लिखा। तो ये पूरी फ्रेज का इस्तेमाल हमने इस तरह से किया, अशोक वाटर्ड द प्लांट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। अशोक, कर्ता लिया हमने अशोक, फिर बाद में लेना है हमें डीड, फिर लेना है नॉट, और अब हमें सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है, पहला फॉर्म लिखना है वाटर, यानी अशोक डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। इंट्रोगेटिव में पहले डिड लेना है, फिर पहला जो करता है उसका स्थान दूसरा हो जाएगा, डिड अशोक नॉट, हमें अब नहीं लेना है, बचा हुआ पूरा उसी तरह से आगे लिख देना है और अंत में प्रश्न चिन्ह करना है, यानी वाटर द प्लांट्स, यानी डिड अशोक वाटर द प्लांट्स, यानी अशोक ने पेड़ पौधों को पानी दिया, यस में। अशोक ने पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया, निगेटिव में। और अशोक ने पेड़ पौधों को पानी दिया, इंट्रोगेटिव में। आप समझ गए होंगे।
नहीं समझा तो बाद में आप पूछ सकते हैं। पांचवा सेंटेंस, आशा सच बोली। जिस तरह से अशोक ने पेड़ पौधों को पानी दिया, उस तरह से आशा सच बोली। अब पहले लेना है कर्ता, आशा। अब वापस यहां पे हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर के वाक्य की तरह ही। सच बोलने के लिए एक फ्रेज है, टू टेल द ट्रूथ, यानी सच बोलना। अब जिस तरह से वाटर के 3 फॉर्म थे, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, उसी तरह से टेल के 3 फॉर्म है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहां पे हमें पहले सेंटेंस में टेल का पास्ट टेंस का फॉर्म, यानी दूसरा फॉर्म जो है टोल्ड, वो लिखना है। यानी आशा, टेल का करेंगे हम दूसरा रूप हमारे नियम के हिसाब से, टोल्ड, बचा हुआ द ट्रूथ। आशा टोल्ड द ट्रूथ, हो गया सेंटेंस। अब निगेटिव में हमें पहले कर्ता लेना है। हमारा कर्ता है इस वाक्य का आशा। इसके बाद हमें डिड लिखना है, फिर नॉट लिखना है, और अब हमें टोल्ड लिखना है नहीं, उसका पहला रूप टेल, टेल लिखना है हमें, क्योंकि टेल, टोल्ड, टोल्ड इस तरह के 3 फॉर्म है। ऊपर हमने दूसरा फॉर्म लिखा, टोल्ड हमने दूसरा फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा। अब निगेटिव में और प्रश्न वाक्य में हमें कौन सा रूप लिखना है? पहला, यानी टेल लिखना है। इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे? टेल, यानी आशा डिड नॉट टेल द ट्रुथ। समझा? अब इसके बाद हमें करना है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्न वाक्य करना है। प्रश्न वाक्य की शुरुआत सिंपल पास्ट टेंस की कौन से शब्द से होती है? डीड से होती है। तो हमें डीड लेना है पहले, फिर कर्ता लेना है। हमारा कर्ता है इस वाक्य का आशा, तो हम आशा लिखेंगे, डीड आशा। नॉट अब नहीं लिखना है, बचा हुआ जो भी है वो पूरा उसी तरह से लिखना है। टेल द ट्रूथ, यानी डीड आशा टेल द ट्रूथ। आशा ने सच बोला। निगेटिव में आशा ने सच नहीं बोला, और प्रश्न वाक्य में आशा ने सच बोला। इस तरह से ये वाक्य संपन्न हुआ। अब आगे बढ़ते, छठा वाक्य, तूने एक चित्र निकाला। निकाला, चित्र निकालने की क्रिया भूतकाल में हो गई। अब अब यहां पे हम एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्रियापद का इस्तेमाल करेंगे। चित्र निकालना यानी ड्रॉ। ड्रॉ, उसका पास्ट टेंस ड्रीव, और उसका पीपी ड्रॉन। फिलहाल तो हमें पीपी की जरूरत नहीं है, पहले और सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे हम। कर्ता यू। अब यू के बाद हमने कर्ता तो लिखा, उसके बाद अब कौन सा रूप लिखना है हमें? दूसरा रूप, यानी ये वाला ड्रीव, यानी यू ड्रीव एक चित्र, यानी अ पिक्चर। यू ड्रीव अ पिक्चर। ये हुआ यस में। अब निगेटिव करना है, पहले कर्ता लेना है। आप अपनी आपके पास जो भी नोटबुक है जिसमें आपने लिखा है, उसमें आप देखकर बताइए पहले हमें क्या लिखना है? कर्ता लेना है, यानी यू, फिर बाद में डिड, फिर नॉट। और यहां पे बच्चे गलती करते हैं, डिड नॉट के बाद ऊपर जो सेकंड फॉर्म लिखा है वही सेकंड फॉर्म बाय मिस्टेक नीचे लिखा जाता है। इसलिए मैं बार बार वो रूल को रिपीट करता हूं ताकि आप गलती न करें। तो डिड नॉट के बाद अब हमें कौन सा रूप लिखना है? पहला वाला, ड्रॉ। यू डिड नॉट ड्रॉ, बचा हुआ अ पिक्चर। यू डिड नॉट ड्रॉ अ पिक्चर।
अब इंट्रोगेटिव में पहले डिड का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। तो हमें ये जो यू है वो कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है। यानी डिड यू, नॉट नहीं लिखना है, बचा हुआ ड्रॉ अ पिक्चर, वो उसी तरह से उसके आगे लिखना है। यानी डिड यू ड्रॉ अ पिक्चर क्वेश्चन मार्क। यानी तूने एक चित्र निकाला, नहीं निकाला, निकाला क्या। और अब शुरू में मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको एक सरप्राइजिंग सेंटेंस दूंगा जिसमें हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये फ्रेज, अब तक जो हमने 2-3 फ्रेज देखे कि पेड़ पौधों को पानी देना तो टू वाटर द प्लांट्स, सच बोलना तो टू टेल द ट्रूथ। लेकिन ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज हमारे देश में, इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जिस तरह से हर एक भाषा की एक सुंदरता होती है, हर एक भाषा के अपने कोड वर्ड्स होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश लोग जो होते हैं, यानी इंग्लैंड के लोग जो होते हैं, वो अपने देश में अपनी जो उनकी मातृभाषा है उसमें किस तरह से बात करते हैं। तो उसका एक इंटरेस्टिंग, ऐसे बहुत सारी फ्रेजेस मेरे पास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसी बहुत सारे सेंटेंस और बहुत सारे वाक्यों का परिचय मैं आपको कराऊंगा। इसमें से आज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ब्रिटिश लोग जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा कि ये बारिश का एक वाक्य, एक बारिश की फ्रेज ली जाए कि किस तरह से ब्रिटिश लोग बोलते हैं। अब जैसे हमारे इंडिया में, हमारे देश में अगर बहुत जोरदार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तो हम क्या कहते हैं, रेन हेवीली, टू रेन हेवीली, मतलब बहुत जोर से बारिश हुई। लेकिन ब्रिटिश लोग इस तरह से नहीं बोलते। ब्रिटिश लोग इतनी अलग ढंग से बोलते हैं कि हमें बहुत ही आश्चर्य होता है। अब वो लोग कैसे बोलते हैं, पहले वो फ्रेज जान लेते हैं। अब वो फ्रेज है टू पोर कैट्स एंड डॉग्स। टू पोर, पोर का मतलब क्या होता है, वर्षाव करना, वर्षाव करना। ये तो ठीक है, पोर मतलब वर्षाव करना आपको समझ में आता है। लेकिन उसके आगे के जो 2 शब्द है वो आपको कंफ्यूज में डालेंगे। आप सोचेंगे कैट्स एंड डॉग, वर्षाव करना, बिल्ली और कुत्ते का वर्षाव करना, ये कैसी फ्रेज हो गई। तो मूसलाधार बारिश हुई, बहुत जोरों की बारिश हुई, तो ये दर्शाने के लिए ब्रिटिश लोग इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जिस इंडियन को ये फ्रेज पता नहीं है, उसके सामने अगर कोई ब्रिटिश इंसान ये फ्रेज का इस्तेमाल करता है तो हम बड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि ये ब्रिटिश क्या बोल रहा है। तो ये फ्रेज का इस्तेमाल हमें आज करना है। किस तरह से करना है देखते हैं। पहले देखते हैं ये जो पोर, ये जो वर्ब है, वर्षाव करना, उसके 3 फॉर्म देखते हैं। इसके पहले भी हमने देखा, देखिए वाटर, वाटर का वाटर, वाटर्ड, वाटर, फिर टेल का टेल, टोल्ड, टोल्ड। उसी तरह से ये फ्रेज में भी पोर के 3 फॉर्म है, पोर, पोल्ड, पोल्ड, यानी उसको ईडी लगता है। अब इस वाक्य की विशेषता, अब पहली बार वो कर्ता नहीं है जो हमने अब तक के सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। अब तक हमने लड़के लड़कियों के नाम वाले कर्ता देखे, राधा, अशोक, आशा, यू। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कोई कर्ता नहीं है, क्योंकि वाक्य कैसा है देखिए, मूसलाधार बारिश हुई। अब मूसलाधार बारिश हुई तो किसी व्यक्ति ने वो बारिश गिराई नहीं है, बारिश हुई है अपने आप। तो यहाँ पे कर्ता अगर कोई नहीं है, अगर कोई विशेष कर्ता नहीं है, तो हम ऐसे वाक्य में शुरुआत ईट से करते हैं, IT, ईट से करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वाक्य के हिसाब से कर्ता हमारा ईट है। आगे का नियम सेम है, कर्ता खाली ईट है। अब हमारा कर्ता क्या कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, कि कर्ता के बाद हमें क्रियापद का दूसरा फॉर्म लिखना है। अब हमारा जो क्रियापद है, यानी यहाँ पे हम फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ब तो है पोर। अब पोर का दूसरा फॉर्म क्या है, पोर्ड, POURED। तो उसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे, ईट
पोल्ड, बचा क्या, कैट्स एंड डॉग्स। इट पोल्ड कैट्स एंड डॉग्स। अगर बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है तो ब्रिटिश लोगों के मुंह से इस तरह से सेंटेंस नहीं निकलता कि इट रेन वेरी हैवीली, बहुत जोरों की बारिश हुई, इस तरह से उनके मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि उनकी ये मूल भाषा है इंग्लिश। तो वो लोग इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी बड़ी उत्सुकता होती है नया नया जानने की कि ब्रिटिश लोग किस तरह से बोलते हैं। अगर आप में से कोई भविष्य में अगर इंग्लैंड जाता है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो हमें इस प्रकार की फ्रेजेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ पे इस प्रकार की फ्रेजेस सुनने के बाद हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ब्रिटिश लोग इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया, इट पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हुई। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में हमारा नियम क्या कहता है, पहले कर्ता लीजिए। हमारा कर्ता है इस वाक्य का इट, फिर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, इट डिड, फिर हमारे नियम के हिसाब से नॉट। और अब हमें कौन सा रूप लिखना है, पहला रूप लिखना है। इसका पहला रूप क्या है, पोर। इट डिड नॉट पोर, बचा हुआ कैट्स एंड डॉग्स। और इट डिड नॉट पोर कैट्स एंड डॉग्स। देखिए डिफरेंस, देखिए यहां पे यस में हमने सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म लिखा, लेकिन निगेटिव में डिड नॉट के बाद हमने पहला फॉर्म लिखा। ये बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप भूले नहीं। अब लास्ट इंट्रोगेटिव में पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। अब इट जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए बीच में इट का आई स्मॉल लिखना है। डिड इट नॉट तो हम लिखते नहीं है, बचा हुआ जो भी है पोर से वो वैसे का वैसा लिखना है, यानी डिड इट पोर कैट्स एंड डॉग्स। डिड इट पोर कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हुई। हुई क्या, इस तरह से हुई, नहीं हुई, हुई क्या, किस तरह से। तो आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज देखी जो आपने इसके पहले कभी भी सुनी नहीं होगी। आप अपने दोस्तों को या जो भी लड़कियां हैं वो अपनी सहेली को पूछ सकती है कि भाई मूसलाधार बारिश के लिए तुझे कौन सी फ्रेज पता है। तो बहुत ही आपको भी बहुत ही फन होगा, आपको भी बहुत मजा आएंगे, और जो आपका दोस्त, जो आपकी सहेली है, तो उन्हें भी ये फ्रेज जानने के बाद बहुत ही मजा आएंगी। तो आज आप अपने दोस्त या सहेली को पूछिएगा इस फ्रेज का अर्थ कि तुझे पता है क्या। बाद में हम सेकंड टेंस देखेंगे।